नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बॉलीवुड के सुपरस्टार स्वर्गीय धर्मेंद्र की फिल्में आपने जरूर देखी होंगी। स्वर्गीय धर्मेंद्र भारत के असली ही मैन कहलाते थे और उनकी फिल्मों का एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध है। वो डायलॉग है, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में सिर्फ कहते नहीं थे, बल्कि वो तमाम दुश्मनों को, विलन और उसके साथियों को चुन चुन कर मारते भी थे। उनका डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज कुछ इसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में यह कहा, चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर निकालेंगे। किसको निकालेंगे? जाहिर सी बात है, असम का मामला था और इन दिनों जिस तरह से घुसपैठियों पर माहौल गरमाया हुआ है, पश्चिम बंगाल हो या असम हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह घुसपैठियों की चर्चा चल रही है। घुसपैठियों को निकालने की बात चल रही है, घुसपैठियों को भारत आने से रोकने की चर्चा चल रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने आज असम के संदर्भ में कहा कि असम में जो भी घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर असम से निकालेंगे। गृह मंत्री डिब्रूगढ़ में थे असम में, और वहां पर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जो घुसपैठी हैं उनके आने के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे और उसके बाद जो लोग भारत में, उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। अब गृह मंत्री का ये बयान जो है वायरल है, इस पर चर्चा भी चल रही है और बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि बार बार बीजेपी के ऊपर सवाल उठता है कि बीजेपी कहती है घुसपैठियों को निकालने के लिए, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ये मुद्दा उठाती है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने के लिए कर क्या रही है, तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर घुसपैठिए इतनी बड़ी तादाद में भारत में आए कैसे? अगर असम की बात करें तो आज गृह मंत्री ने दिया है डेटा। अभी तक जो है इधर उधर डेटा आते थे, इधर उधर के आंकड़े आते थे कि भारत में कितने घुसपैठिए हैं। कोई 2 करोड़ बोलता है, कोई 5 करोड़ बोलता है, कोई 10 करोड़ बोलता है। संसद में इसको लेकर कुछ आंकड़े रखे गए, आज से नहीं, यूपीए सरकार के समय से आंकड़े रखे जाते रहे हैं। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, असम में ये कहा, उन्होंने कहा असम में 64 लाख घुसपैठिए हैं। 64 लाख घुसपैठिए बड़ी संख्या है। और ये 64 लाख घुसपैठिए ना, ये उन्होंने पूरे असम की बात नहीं करी है, उन्होंने 7 जिलों की बात की कि असम के 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठिए हैं और इन घुसपैठियों ने इन जिलों की डेमोग्राफी को बदल दिया है। अब बंगाल, पश्चिम बंगाल और साथ साथ असम में डेमोग्राफी बदलने की बातें होती रहती है। कल भी मैंने दो टूक में टिस की रिपोर्ट का हवाला दिया था और बताया था कि जो डेमोग्राफी बदलने का जो खतरा है कितना बड़ा है और किस तरह से भारत में अगले कुछ सालों में 2051 तक ये आंकड़े प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी रह जाएंगे और डेमोग्राफी बदल जाएगी। और ये डेमोग्राफी बदलेगी, उसमें ऐसा नहीं है कि भारत के मुसलमानों की वजह से, बल्कि जो घुसपैठिए हैं उनकी वजह से डेमोग्राफी बदलेगी। और इसी तरफ इशारा जो है गृह मंत्री ने किया कि असम में 64 लाख घुसपैठिए हैं जिन्होंने असम के 7 जिलों की डेमोग्राफी बदल कर रख दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि 20 सालों में कांग्रेस का जो शासन था उसमें कांग्रेस ने चुन चुन कर घुसपैठियों को बसने दिया और अब हम उन्हें चुन चुन कर निकालेंगे। लेकिन सवाल है कैसे निकालेंगे? क्या इसका कोई रोड मैप तैयार है? सवाल यह है कि इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस ने 20 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को बसाया। इन सब पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, अमित शाह को सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालें।
हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख। घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी। परिणाम ये आया कि असम के डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। तो रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। तो अमित शाह को सुना, और ये आंकड़े वाकई जो है डराने वाले आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े हैं ना कि 64 लाख सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर घुसपैठिए हैं, तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। और इसीलिए इनको चुन चुन कर निकालने की जब बात करते हैं गृहमंत्री, तो उनके बयान का स्वागत होना चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में उसकी इच्छा शक्ति है? सरकार के पास कोई रोड मैप है इनको निकालने का? और घुसपैठिए आखिर क्यों इस तरह से जो है लगातार बढ़े? क्या कांग्रेस ने इनको पनाह दी, इनको शरण दी, इनको घुसने दिया? इन सब पे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज डिबेट में 4 मेहमान मौजूद है। आइए परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं निखिल जैन जी। मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे टीएमसी के सपोर्टर हैं। प्रोफेसर पवन विजय जुड़े हैं, जो हैं राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, सोशोलॉजिस्ट भी हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं आरपी सिंह जी और निखिल जैन जी से। आरपी सिंह जी, मेरा आज पहला सवाल आपसे है। सवाल यह है कि केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, असम में आपकी सरकार है, तो भाई कब तक ये आप डेटा देंगे? कब तक बताएंगे कि 64 लाख हैं, इतने लाख हैं? आखिर निकालना तो आपने है ना। अब आपकी डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ भी अगर घुसपैठिए हैं, बड़ी तादाद में हैं, तो एक्शन तो आप ही की सरकार को लेना है सर। बिल्कुल। नमस्कार अशोक जी। पहले तो मैं आपको एक जानकारी जोड़ दूं आपके सारे विषय में। मैं 1983 के अंदर असम की जो आंसू की मूवमेंट थी, जब नेवी का कांड हुआ था, मैं असम की मूवमेंट में असम आंसू के साथ सपोर्ट करने के लिए, एजीपी को सपोर्ट करने के लिए गया था। और उस समय एजीपी को सपोर्ट किया था। तब इंदिरा गांधी ने एक फ्रॉड इलेक्शन किया था वहां पर। कुल मिलाकर 2 या 2.5 या 3% वोट के आधार पर अपनी सरकार वहां पर चुन ली गई थी। तो किस हद तक कांग्रेस बांग्लादेश की घुसपैठियों के पक्ष में है, जब मुसलमान घुसपैठियों के पक्ष में है, ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको किस समय का। हाँ, जरा कुछ जानकारियां और जोड़ दी। आपने काफी अच्छी जानकारी जोड़ी, पर कुछ विषय जोड़े तो जैसे गोलपोरा में आपने नाम लिया, अभी मोरेगांव, नावगांव का नाम लिया आपने। इस पे लगभग 22.7% गोलपुरा में, मोरेगांव में 23.39% और नावगांव में 22.09% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जो कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है जो होती है उससे कई गुना आगे बढ़कर है। और एक डेटा जो मेरे पास लास्ट डेटा है 2001 से लेकर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, 2001 से लेकर 11 तक का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो कोई 45 लाख, लगभग 4.5 मिलियन, 45 लाख लोग जुड़े, जिसमें 2.4 मुसलमान, मतलब कोई 24 लाख मुसलमान और 18 लाख हिंदू जुड़े, जिसमें जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक चेंज, जिसपे होम मिनिस्टर साहब इंगित कर रहे थे, मतलब 54 मुसलमान और 41 हिंदू। तो वो पॉपुलेशन कोई लोकल ग्रोथ की पॉपुलेशन नहीं हो रही थी। ये मैं अभी बड़ा स्पष्ट करता हूँ। जब हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी मियाँ कहते हैं, तो वो कोई मुसलमानों के विरोध नहीं, मैं मियाँ पे भी आऊंगा, मैं मियाँ पे भी आऊंगा। मैं एक मिनट डेटा से जोड़ रहा हूँ, एक मिनट अशोक जी, डेटा से जोड़ रहा हूँ।
तो इसलिए ये जो डेटा मैं दे रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से वहां पर, जबकि हिंदुओं की पॉपुलेशन 65% है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 31% है, पर जो ग्रोथ है मुसलमानों की ज्यादा हुई और ये नॉर्मल नहीं था, ये घुसपैठियों के चलते हुई। मैंने थोड़ा आपको स्थिति बताई किस प्रकार। नहीं, मैं आप जो स्थिति, आरपी सिंह जी, आप जो स्थिति बता रहे हैं वो स्थिति बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। डेटा यही कहते हैं, मेरे पास भी जो डेटा है वो यही बताता है, और डेटा डराने वाला है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी क्योंकि 1.5 मिनट मैंने आपको दिए, मैं मूल सवाल पर आऊंगा, क्योंकि मेरा मूल सवाल रह गया है। ये डेटा तो सही है, सवाल है इस डेटा को सही करने का जो काम है वो आपकी सरकार कब शुरू करेगी, वो मेरा सवाल अभी अनुत्तरित है, उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले 1.5 मिनट निखिल जैन, डेटा तो वास्तव में डराने वाला है, और ये जो है स्थिति ठीक नहीं है देश के लिए। अशोक जी, डेटा एक ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को उलूल जुलूल बोल के सबको डराना बहुत अच्छे से आता है। जब भी चुनाव होते हैं एकदम घुसपैठिए आ जाते हैं देश में, तो मैं डेटा पे ही थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़े आंकड़े दूंगा। देश में 146 करोड़ भारतीय हैं, उनमें से तकरीबन 116 करोड़ हिंदू हैं और तकरीबन 21 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे नेबरहुड की हम बात करें, बांग्लादेश में 17 करोड़ लोग हैं, 15.5 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ मुसलमान हैं। म्यांमार में 6.25 करोड़ लोग हैं, 25 लाख मुसलमान हैं। सारे गैर भारतीय मुसलमानों को मैं मिला लूं आस पड़ोस में तो वो फिगर बनती है 39 करोड़। सारे भारतीय मुसलमानों को भी मैं उसमें जोड़ दूं, फिगर बनती है 70 करोड़। देश में 116 करोड़ हिंदू हैं, तो अगर घुसपैठियों से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, तो पता नहीं कैसे। पहले तो भाजपा को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुसलमानों की संख्या घुसपैठ से बढ़ती है या जैसे इनके नेता बताते हैं कि एक मुसलमान 12-12 बच्चे करता है, जो नहीं करता। सेंसस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिप्रोडक्शन रेट हिंदूज में अबाउट 2.2, 2.4 है, मुसलमानों में अबाउट 2.8, 2.9। तो ना तो मुसलमान 3 बच्चा कर रहा है, ना हिंदू 3 बच्चा कर रहा है, लगभग 2-2.5 बच्चे सब कर रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को भड़काने की और धर्म के नाम पे लड़ाने की बात है। और मियां वाले बयान पे मैं हल्का सा एक बात बोल दूं, अक्टूबर 2025 का ये हेमंतो का बयान है, जहां पर वो साफ कहते हैं कि 38% असम की पॉपुलेशन मियां है। पिछले सेंसस के आंकड़े में असम की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 34% है। तो इसको भाजपा को आप भ्रम ना फैलाने दें। वो सारे मुसलमानों को मियां बोलते हैं, और हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि अगर कोई रिक्शा वाला भी 5 रुपया मांगे ना तो 4 रुपया देना, हमें इनके साथ ये इस तरीके की उत्पीड़ना करनी। और फिर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आंकड़े दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी झूठ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोनोवाल ने एक रिप्लाई दिया था, वो रिप्लाई का पार्ट लेके कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिल्कुल झूठा है। दोनों चीजों के मैं आपको लिंक्स द्वारा भी व्हाट्सएप पे हाथ भेज। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। पहली बात तो ये डेटा को गलत बताया, मैं रिपीट कर देता हूं उनके ध्यान के लिए। और ये जो मैं डेटा दे रहा हूं मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा। और आपकी जानकारी के लिए, आपके जो मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई जी, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि 20 लाख घुसपैठिए, तब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 20 लाख घुसपैठियों की बात करी थी। आज तो कई गुना बढ़ गए होंगे उसके बाद, और उस समय कितना ठीक डेटा बोला नहीं बोला, परंतु उन्होंने असेंबली के पटल पर मतलब ये बोला था, विधानसभा के पटल पर। परंतु मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज वो ठीक कह रहे हैं, 31% या 34% मुसलमान है और 65% वहां पर हिंदू हैं। परंतु जो ग्रोथ हुआ वहां पर, वो बताया मैंने 45 लाख में से 24 लाख मुसलमानों का हुआ। तो हिंदुओं का, अगर इन्हीं का बात मैं ठीक मानूं कि सबके बर्थ रेशियो जैसे ही है, कोई ज्यादा कमती नहीं है, तो फिर ग्रोथ रेट उनका 24 लाख क्यों और हिंदुओं का 18 लाख क्यों? तो कहीं ना कहीं तो घुसपैठिए आ रही है ना, कहीं ना कहीं तो। अगर नहीं तो बराबर होते तो दोनों के 18 लाख होते, या दोनों के तो 24 लाख होते। तो कहीं ना कहीं से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये मानो निखिल। और घुसपैठियों को जो शरण देकर उनका जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड सब बनाकर जिस प्रकार से उनको नॉर्मलाइज किया गया और कई सालों में किया गया, ये नहीं कि पहली बार, कई साल बताओ 1970 के बाद से लगातार ये चल रहा है। उसको लगातार इस प्रोसेस के ऊपर वहां के लोग, वहां के जो लोकल्स हैं, इस पे लगातार इस पे एजिटेट करते हैं, वहां पर इस पे अपने धरने प्रदर्शन करते हैं, लगातार करते हैं। परंतु जहां मैं अशोक जी की जो इनिशियल बात का जवाब दे दूं, अशोक जी, ये बड़ा टीडियस जॉब है, ये कोई जादू की छड़ी वाला काम नहीं है। और इस टीडियस जॉब पर काम करने की जरूरत है, और उस पर काम हो रहा है। जैसे अभी उदाहरण के लिए बिहार के अंदर लोगों को नोटिस जाने शुरू हो गए हैं, जो जिनके डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिनके एविडेंस नहीं थे, उनको नोटिस जाने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक बार ये पूरा प्रोसेस होगा इस बार, और ये सुनिश्चित समझिए जो 64 लाख जो अमित शाह जी ने कहा है, ये इनको बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। ओके,
निखिल जैन, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, लेकिन उसमें मेरा एक सवाल भी है। आप मानते हैं कि घुसपैठिए हैं कि नहीं है? डेटा को आप जो चैलेंज कर रहे हैं वो आप करिए, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मेरे पास भी कुछ डेटा है, अभी तो आरपी सिंह जी ने डेटा दिखाया, मेरे पास भी कुछ डेटा, और वो डेटा दिखा रहा है कि डेटा डराने वाला डेटा है। आप उसको नहीं मानते, किस आधार पर नहीं मानते? आपका मेरे पास जो डेटा है वो तो भारत के सेंसस का डेटा है, और ये 60 डिस्ट्रिक्ट का जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो भारत के जो है जो जनसंख्या भारत में जनगणना है उसका डेटा, उसके आधार पर मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी आपको घुसपैठिए हैं कि नहीं है, इनको निकाला जाना चाहिए नहीं निकाला जाना चाहिए, मूल सवाल ये, उसके बाद आप अपनी बात भी रखिए। पहली बात तो अशोक जी, मैंने भी जो डेटा बताया वो सारा सरकारी डेटा ही था। दूसरी बात, बिल्कुल घुसपैठिए हैं। घुसपैठ 2014 से पहले भी हो रहा था, 2014 के बाद भी हो रहा है। बट बात सिर्फ इतनी है कि मुसलमान पॉपुलेशन असम में लगभग 1 करोड़ है। अभी आरपी जी ने बोला 20 लाख घुसपैठिए हैं, तो फिर ये कैसे बोलते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की 38% असम की आबादी मियां है, क्योंकि उनके हिसाब से तो मियां खाली बांग्लादेश से आते हैं। देखिए, घुसपैठ हो रहा है, लेकिन 11 साल से मोदी जी की और भाजपा की सरकार है, ना वो घुसपैठ रोक पा रही है, ना वो डिपोटेशंस कर पा रही है, ना वो प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर पा रही है। हर बारी सिर्फ इलेक्शन में याद आ जाता है इनको, गुजरात के इलेक्शन में घुसपैठिए याद आ जाते हैं। आप बताइए, असम में तो बोलते हैं चलो एक बारी को समझ आता है, बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, गुजरात में इनको याद आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में इनको घुसपैठिए याद आ जाएंगे। इनको घुसपैठियों के नाम से सिर्फ हिंदुओं को डरा के, हिंदुओं को बांट के उनका वोट लेना है और कुछ नहीं। ओके, मैं इससे पहले एक बात मैं रख दूं, उसके बाद आगे देखिए। मेरा मानना यह है कि गुजरात हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, अगर चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है तो मैं कहता हूं उसका स्वागत है। मैं कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी को घुसपैठ पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन यह जरूर बात है, यहां पर मैं यह भी जोड़ूंगा कि सिर्फ चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद इस पर एक्शन प्लान क्या है वो भी पॉलिटिकल पार्टियों को बताया जाना चाहिए। जो कम से कम बीजेपी अगर कह रही है, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि बिहार में जो है लोगों के पास जो जिनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं था उनके पास नोटिस जाने शुरू हो गए और उनको एक एक करके निकाला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि घुसपैठ का मुद्दा हर चुनाव में उठना चाहिए। और ये क्या लेकिन डराने वाला मुद्दा नहीं है क्या? भारत में घुसपैठिए अगर आएंगे, बस जाएंगे, तो क्या एक डराने वाला मुद्दा नहीं? और आप जो कह रहे हैं, मैं देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, असम के 7 जिलों की जिनकी बात कर रहे हैं, अब मैं सरकार का डेटा दे रहा हूं। ये धुबरी में 79.67% मुस्लिम आबादी है, समझ रहे हैं आप? लगभग 80% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है धुबरी में। बारपेटा में 70। बांग्लादेशी मुसलमान कितने हैं? क्या सवाल ये है। नहीं, उस पे भी आ जाता हूं, ये आ रहा हूं मैं, आप मुझे मालूम है आप ये सवाल करेंगे, उस पे भी आ जाता हूं। बारपेटा में 70.74% जो हैं वो मुस्लिम हैं। दोरांग में 64.34%, मौरीगांव में 52.56%, बोंगाई गांव में 50.22%, नौगांव में 55.36%, गोलपाड़ा में 57.52%। अब यह सवाल उठता है कि भैया ये घुसपैठिए कितने हैं? तो अब मैं आपको एक और भारत की जनगणना का डेटा दे देता हूं। अब आप उस जनगणना के डेटा से अनुमान लगाइए कि हो क्या रहा है। देखिए, असम में 1951 से 1961 तक जो जनगणना के डेटा है वो क्या बताते हैं? हिंदू आबादी कितनी फीसदी बढ़ी है? 33.7% बढ़ी है। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है? 38.37% बढ़ी है। 1961 से 1971 हिंदू आबादी कितनी बढ़ी है? 30.99% बढ़ी है। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है? 37.18% बढ़ी है। 1971 से 1991 तक हिंदू आबादी कितनी बढ़ी है? 41.89। और अब कान खोल के सुनिएगा, 1971 से 1991 तक मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है? 41.89% की तुलना में 77.42%, मोर देन 77%। अब यहां पर यह सवाल है कि क्या ये भारत के मुस्लिम हैं या घुसपैठी हैं? तो सवाल यह है कि अगर निखिल जैन इनको भारत के मुस्लिम मानते हैं तो उनको यह मानना पड़ेगा कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। और अगर वो मानते हैं, और अगर सुनिए, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, मैंने तो कहा अगर निखिल जैन मानते हैं, और अगर निखिल जैन ये मानते हैं कि भारत के हिंदू और मुसलमान एक ही जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फिर ये जो 40 की तुलना में 77% बढ़ी है आबादी, इसमें कौन है? इसमें घुसपैठिए हैं। और एक डेटा बताता हूं, रुकिए। करीमगंज कितना? 1981 से 1991 तक, 1981 से 1991, इस 10 साल में भारत में जो आबादी बढ़ने का जो ओवरऑल जो सब जगह आबादी बढ़ी, वो कितनी बढ़ी?
23.85%। पूरे भारत में जो आबादी बढ़ी है 10 साल में, उसमें 23% का इजाफा आता है। लेकिन करीमगंज में 42% का इजाफा क्यों आता है? ये करीमगंज क्या है? ये करीमगंज असम का जो है वो बॉर्डर एरिया है। इसी तरह से धुबरी में 56.57% क्यों बढ़ जाती है आबादी मुसलमानों की? क्योंकि ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट ये ऐसा है जो सीमा से लगा है। कछार में 47.59% आबादी क्यों बढ़ जाती है मुसलमानों की? क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आंख खोलकर देखिए, खतरा बॉर्डर पर तो आ चुका है, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट को खतरा लील चुका है। अब सवाल हुआ है वो खतरा आपके घर तक कब आएगा, उसके लिए आप सावधान हैं कि नहीं है। और अगर आप नहीं डर रहे हैं, और अगर बीजेपी डरा रही है, तो छोड़िए बीजेपी डरा रही है, नहीं, आपको डरना चाहिए। आपके देश पर एक दिन घुसपैठियों का कब्जा हो जाए, वो आपको डरना चाहिए। ये नहीं जो डर रहा है वो आज नहीं तो कल पछताएगा। बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि मुसलमानों में रिप्रोडक्शन रेट हिंदुओं से ज्यादा है, अगर हम औसतन भारतीय मुसलमान और औसतन भारतीय हिंदू की बात करें तो। बट ये भी साथ साथ हर सरकारी स्टडी ने ये दिखाया है कि फर्टिलिटी रेट का लेना देना हिंदू मुसलमान से नहीं है, पिछड़ेपन से लेना देना है। आप खुद देखते होंगे कि आपकी जानकारी में, मेरी जानकारी में जितने भी परिवार हैं, ज्यादातर परिवारों में मेरी जनरेशन में 1-2 बच्चे होते हैं। निखिल, मेरा विषय ही नहीं है। मैंने कहा निखिल, ये मेरा विषय ही नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, ये अगर कहीं पर 80% आबादी जो है बढ़ जाती है, कहीं पर जो है 42% ऑल इंडिया रेशो से डबल आबादी बढ़ जाती है, और वो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाती है, तो मैं, आपने कहा था ना, आपने सवाल उठाया था कि ये भारतीय मुसलमान है, घुसपैठी है, तो मैं मानता हूं कि यहां पर बॉर्डर इलाकों में, वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, वहां घुसपैठ हो रही है, और इसको आप स्वीकार करेंगे। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, स्केल ऑफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं अशोक जी, मैं स्केल ऑफ प्रॉब्लम की बात कह रहा हूं कि क्या ये खांसी जुकाम है या ये कैंसर है। मैं सिर्फ स्केल ऑफ प्रॉब्लम पे। आपको खांसी जुकाम लगता है? अब वो आप भारत सरकार से पूछिए, क्योंकि उनका एक्शन और रिस्पांस तो खांसी जुकाम वाला ही है। केवल चुनाव के वक्त याद आता है, चुनाव के अलावा 11 साल से मोदी जी की कड़ी सरकार है। आपका ये सवाल वैलिड है कि क्या सरकार का रिस्पांस खांसी जुकाम वाला है, तो ये मैं आरपी सिंह से पूछूंगा। लेकिन मैं बड़े साफ तौर पर कह रहा हूं, ये वो खांसी जुकाम है जो शुरू में खांसी जुकाम लगती है, लेकिन जब उसकी बायोप्सी होती है तो पता चलता है वो खांसी जुकाम नहीं है, वो कैंसर है, कैंसर। तो इसीलिए सरकार का रिस्पांस क्या? आरपी सिंह बताएं। बोलिए आरपी सिंह जी। आज ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीएसएफ के पक्ष में एक फैसला किया है, जिसमें बंगाल की सरकार को बोला है कि जो बॉर्डर एरिया पे जमीन देनी है वो दी जाए। अभी हम खांसी जुकाम ट्रीट कर रहे हैं या कैंसर ट्रीट कर रहे हैं, समझ लीजिए इस बात से। ठीक है, ये तो असम में भी सर जमीन नहीं दे रही है सरकार। आप ही की सरकार असम में बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पे असम सरकार नहीं, वहां कलकत्ता सरकार ने तो पत्थरबाजी कराई थी वहां पर। पत्थरबाजी कराई थी वहां पर, जो बीएसएफ के जवानों पर, जब बॉर्डर सील करने जाता तब भी पत्थरबाजी कराते थे। इसलिए कोर्ट से ऑर्डर आने पड़े हैं। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं बाकी 2 मेहमानों के पास भी आऊंगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, ये खांसी जुकाम नहीं है, ये कैंसर है। देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है अगर आप आज नहीं संभले। और मैं तो कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो निखिल जैन की पार्टी हो या फिर वो एहतशामुल हक की पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी है कि सरकार पर दबाव बनाए कि भाई इन घुसपैठियों को निकाले। इसका रिस्पांस जो है कैंसर वाला रिस्पांस होना चाहिए, रातों रात इनको लात मार के निकालिए। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन होता क्या है, जो लोग कह रहे हैं ना कि सरकार का रिस्पांस क्या है, जब असम में ऑपरेशन पुश बैक शुरू होता है तो फिर यही पॉलिटिकल पार्टियां ऑपरेशन पुश बैक का विरोध भी करती हैं। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के नेता क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट ना हो टेंशन।
पेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं, चुन चुन कर निकालेंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह का दावा है। आज उन्होंने असम में यह दावा किया। उन्होंने कहा 7 जिलों में, असम के 7 डिस्ट्रिक्ट में जो आबादी है, डेमोग्राफी चेंज हुआ, वहां 64 लाख घुसपैठिए हैं और इनको चुन चुन कर निकालेंगे। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। RP सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़े हुए हैं, TMC सपोर्टर राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर पवन विजय जुड़े हैं। एहतशामुल हक जी, ये असम, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला बड़ा ज़रूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इन घुसपैठियों को निकालने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, पर ऐसा होने की बजाय क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इनके समर्थन में उतर आती। बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है अशोक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से आज हमारे अमित जी होम मिनिस्टर जो आसाम में कह रहे थे कि 7 जिलों में 64 लाख मतलब घुसपैठिया आ गए हैं, तो पिछले 20 साल में, तो 20 साल में अभी आप अगर अभी 12वां साल भारतीय जनता पार्टी का आया है, 12 साल, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना ही समझ लिए कि कमजोरी और अपने ही लोगों के बीच में ये बोल रहे हैं कि घुसपैठिया आ गए। तो इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार, आसाम में डबल इंजन की सरकार है, इसका मतलब राज्य की भी सरकार विफल है और केंद्र की भी सरकार विफल है। ये देखिए, सामने इलेक्शन है, ये एक बड़ा नैरेटिव तैयार करते हैं कि हिंदू मुसलमान और घुसपैठिया और बांग्लादेशी लेकर करके, और किसी भी मुद्दा इनके पास में इशू नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद में केंद्र में विराजमान हुए हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं की तादाद घट रही है। मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। उन्होंने वादा किया था 15 लाख का 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से, इस पर बात नहीं होता है, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात होता है। आज हमारे गृह मंत्री लोगों से अपील कर रहे थे कि हमें तीसरी बार मौका दीजिए सरकार बनाने का, उसके बाद में फिर यहाँ हम घुसपैठिया को निकालेंगे। तो सरकार तो आपकी बनी हुई है, घुसपैठिया कैसे आ रही? इसका मतलब है कि डबल इंजन की सरकार फेल है। ये कहीं ना कहीं नाकामी दिखाता है। आपके नेशनल चैनल में मुझे बोलने में जरा भर भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं केंद्र जो सरकार है, ये विफल सरकार है। इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। आपका इस सवाल पर मैं RP सिंह जी से जवाब लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है सर।
इससे पहले कि मैं जवाब कर, आपने कहा ये चुनाव में नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं घुसपैठ को लेकर के। अरे घुसपैठ को लेकर के तो ममता दीदी ने भी संसद में स्पीकर के सामने जाकर कागज पटके थे। मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है एहतशाम जी, ये नैरेटिव आप लोग क्यों नहीं बनाते भाई? ये बीजेपी को नैरेटिव क्यों बना? मैं तो कहता हूं बंगाल में आपकी सरकार है, ममता दीदी ने वहां पर बंगाल में कागज फेंके थे, कहा था वहां घुसपैठियों को निकालने के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो ये नैरेटिव आप लोग क्यों नहीं बनाते कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाए? मेरा सवाल ये हर उस पॉलिटिकल पार्टी से है जो कहता है कि बीजेपी सवाल उठाती है, नैरेटिव बनाती है। आप लोग क्यों नहीं नैरेटिव बनाते? क्यों नहीं कहते हर चुनाव में कि हमको वोट दीजिए, हम निकालेंगे घुसपैठियों को? मुझे लगता है असम में कांग्रेस के सामने बहुत अच्छा अवसर है। असम में जाकर कहना चाहिए कि भाई असम में तो इनकी सरकार है, इन्होंने नहीं निकाला, आप हमको चुनिए, हम निकालेंगे घुसपैठियों को। कांग्रेस कहे स्वागत है उसका, बोलिए। बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी, एकदम ये बात कहेंगे हम लोग। 2027 में इलेक्शन होगा तो हम लोग जरूर कहेंगे। सर कहाँ कहते हैं सर? कहीं समझिए ये सर कहाँ कहते हैं सर? सर सुनिए ना, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, आप कहाँ कहते हैं सर? आपके नेताजी तो ये कहते हैं कि अगर घुसपैठियों के वोट काटे, उनके खिलाफ बोला तो मुंह में आग लगा दूंगा। ये तो टीएमसी के नेता बोलते हैं सर। मैं बयान दिखाऊं क्या? ऐसे 50 बयान मेरे पास हैं। मैं आपको ये बयान दिखाऊं? आप लोग कहते हैं, मैं आप लोगों की पार्टी के बयान और सुनिए। अभी निखिल जैन जी भी उंगली खड़े कर रहे थे ना, अब जरा मैं आपको सुनवाता हूं। ये जो इंडी और इंडिया गठबंधन जो है ना, इंडिया गठबंधन, इनके जो नेता हैं, सोनिया गांधी जी के जो करीबी किचन कैबिनेट की सदस्य थी, जरा उनका बयान सुनिए और फिर आपको पता चलेगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं नैरेटिव बनाती। भाई मैं तो कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी कहे देश के दुश्मन जो है उनको देश से निकालना चाहिए, और घुसपैठी देश के दुश्मन है हर पॉलिटिकल पार्टी, पर ये नहीं कहते। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों के लिए इनके मन में इल्लू इल्लू होता है, कुछ होता है। क्या होता है वो आपको सुनवा देता हूं। सोनिया गांधी जी की बहुत करीबी यूपीए सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी सईदा हमीद का बयान सुनिए जरा, क्या कह रही है वो। यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल to humanity. तो अल्लाह की बनाई धरती है ये, तो भारत जो है अल्लाह की बनाई धरती है। तो अगर बांग्लादेशी है भी तो क्या हुआ, वो तो इंसान है भाई, रह सकते हो उसमें क्या, किसी का आग थोड़ी मार रहे हैं। ये बयान सुनकर आपको समझ में आता है ना कि बाकी पार्टियां क्यों नहीं कहती कि घुसपैठियों को निकालेंगे। बोलिए निखिल जैन। देखिए एक मिनट निखिल जैन, एक मिनट। दुनिया भगवान का है, अल्लाह का बनाया हुआ, भारत ही नहीं। लेकिन घुसपैठिया का रहा बात, हम घुसपैठिया जो पिछले 20 साल से वहां जो अभी हमारे डेटा, अरे सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। एक मिनट एहतशाम जी सुनिए ना। ऐसे तो बांग्लादेश की धरती भी जो है वो भगवान राम की बनाई हुई है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो लव कुश की बनाई नगरी है। तो वहां पर जाके क्यों नहीं, वहां पर आप क्यों नहीं बोलते हो कि वहां पे हिंदुओं को जाके बसा दो, राम की बसाई। ये अल्लाह की धरती हो गई, और वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वो भी अल्लाह की धरती थी, वो चली गई। तो कितनी बार अल्लाह की धरती के टुकड़े करते रहेंगे सर आप लोग? देखिए ये टुकड़े की बात नहीं है। नहीं सर, ना इस बयान का खंडन करते हैं आप, नहीं करते? मुझे बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठिया को हम लोग नहीं, मुझे बताइए इस बयान का खंडन करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको जो श्रीवास्तव जी कहना चाहता हूं, सर सबसे बड़ी बात इस बयान का खंडन करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है इस वक्त मेरे लिए, इस बयान का खंडन करते हैं। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, आपकी बात जो बोल रहे हैं, घुसपैठिए के फेवर में हम लोग नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है। फिर वही कहेंगे। मैं आपके नेताओं का बयान सुनवाना पढ़ना शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप कह रहे घुसपैठियों के समर्थन में नहीं है। निखिल जैन बोलिए। एक मिनट रुकिए निखिल जैन बोलिए। हाँ
थैंक यू। बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, आपने पूछा कि बाकी पार्टियां इस बात को मुद्दा क्यों नहीं बनाती हैं। देखिए, देश में टोटल कितने घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट, शरणार्थी, जो भी नंबर है, वो आज तक कोई सरकार पूरा आंकड़ा दे नहीं पाई है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो आज तक दिया गया है वो 1 से 1.5 करोड़ का है। अब मेरे लिए मैटर ऑनेस्टली 150 करोड़ जो मेरे हिंदुस्तानी भारतीय भाई बहन हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर संप्रदाय, हर जाति, अमीर गरीब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की होनी चाहिए और उन लोगों की नहीं जो बाहर से यहाँ पे रह रहे हैं। वाह। तो अब आप ये बताइए कि नोएडा में जब एक भारतीय मर जाता है, नोएडा में भारतीय मर जाता है, तो क्या सरकार की प्राथमिकता वो होनी चाहिए? एक मिनट मुझे निखिल जैन को सैल्यूट, 1 मिनट रुकिए सर, मुझे निखिल जैन को सैल्यूट करना है। निखिल जैन, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। कितनी बेशर्मी से निखिल जैन ने कहा 1.5 करोड़ हैं, तो मतलब वो तो भाई जो है चीनी की तरह घुल जाते हैं, वो वही है ना कि मुगल आए, मुगल। आप रुकिए, सुनना, ना रुकिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। ये वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता है कि अरे मुगल तो आए और उसके बाद उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, लूट लिया, लोगों की अस्मत लूटी, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे वो तो घुल मिल गए भारत की भूमि में, भारत के होके रह गए। वो जो हामिद अंसारी कह रहे हैं, अरे वो कोई लुटेरे थोड़े, वो तो अपने देश के थे, वो तो भारत की मिट्टी में ही थे, भारत के घुल मिल गए थे। वही निखिल जैन कह रहे हैं कि अगर 1.5 करोड़ आ गए तो हमें उनकी चिंता क्यों करनी है, हम तो अपने 140 करोड़ लोगों का। अरे ये 1.5 करोड़ लोग आज 1.5 करोड़ हैं और ये 1.5 करोड़ लोग आपके सर पे खड़े होकर नाच रहे हैं। अगर अब भी इनको आप निकालने के लिए नई आवाज उठा रहे हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनको बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं हम तो 140 करोड़ की बात करेंगे, 1.5 करोड़ क्या फर्क पड़ता है, 1.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं होते। और अभी निखिल जैन डेटा बता रहे थे कि भैया पूरे देश में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतने मुस्लिम नहीं है, उतने मुस्लिम नहीं है। तो आप ये भी निखिल जैन ये भी डेटा देख लीजिएगा कि जब बंटवारा हुआ भारत का, तब भारत में क्या डेमोग्राफी थी, उस दिन का डेटा उठा लीजिएगा। और अगर उस डेटा को उठा लेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो 1.5 करोड़ है ना, ये बढ़ते बढ़ते एक दिन एक और पाकिस्तान की मांग करेंगे। आरपी सिंह बोलिए, उसके बाद मैं पवन विजय के पास जाऊंगा। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक वीडियो दिखाना है इनके एक नेता का, अब वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना मुस्लिम देखा जाएगा, ना कोई और चीज देखा जाएगा। ये गुलाम मोहम्मद मीर है, इनके इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है। कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बहुत कम है, उसमें जनरल सेक्रेटरी एक है। वह कह रहे हैं कि ना हिंदू देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, सबको हम फायदा देंगे। ये तो हमारी पेट पर लात मारकर उसके आधार पर ये देना चाहती है। तो कहते हैं कि तो सर एक मिनट सुनिए ना आरपी सिंह जी, मुसलमानों का नहीं है, नहीं आरपी सिंह जी, नहीं आरपी सिंह जी, अभी तो उन्होंने कहा भाई 1.5 करोड़ ही तो हैं, 1.5 करोड़ ही तो घुसपैठिया बांग्लादेशी, दे दीजिए उनको गैस का सिलेंडर, मुफ्त राशन, क्या फर्क पड़ता है, 1.5 करोड़ ही तो है सर, क्या दिक्कत है? और वह उनकी नहीं उनकी जो दिमाग जो उनका जो पूरा सिस्टम, जो इकोसिस्टम कहां से कैसे चलेगा, कहां से चलेगा, उनकी लॉयल्टीज भारत की ओर होंगी या उनकी लॉयल्टीज कहीं और होगी, इसके बारे में क्या जवाब है निखिल जैन का? सर ऐसा है, वो तो एक क्या जवाब इसका दिया जा सकता है, मैं तो फिर कह रहा हूँ 1.5 करोड़ बाहर की तरफ है तो निकालिए उन्हें, आप आइडेंटिफाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठाइए निखिल जैन। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, सुनिए निखिल जैन, एक मिनट सुनिए। ओके भाई, इतना शोर शराबा नहीं, 1 मिनट रुकिए। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, मेरा फिर अनुरोध है, चाहे एहतशामुल जी हों, टीएमसी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, वो ये आवाज़ उठाएंगे ना कि भाई घुसपैठियों को निकालिए, तो उनकी आवाज़ में मैं आवाज़ बनूंगा। मैं बीजेपी को कहूंगा कि भाई सब पार्टियां कह रही है, अब आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मत कहिए कि 1.5 करोड़ ही तो हैं, ये मत कहिए। पवन विजय 1.5 करोड़ से उनसे क्या फर्क पड़ता है? ओके रुकिए, आप रुकिए सर, रुकिए। अच्छा कुछ निकल जाए, अपने घर का पता बताओ, तुम्हारे घर भेजता हूँ कुछ, अपने घर में समेट लो कुछ, अपना ड्राइंग रूम, अपना बेडरूम खाली कर दो भाई एक ओके सुनिए भाई 1.5 करोड़ भैया, 1.5 करोड़ हैं। 1 मिनट, ओके रुकिए सर। देखिए, चाहे वो मेरा बेडरूम हो, मेरा घर हो,
मेरा देश हो, मेरा शहर हो, मेरा नगर हो, एक घुसपैठिया भी अलाउड नहीं है। 1.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है, एक घुसपैठिया अलाउड नहीं है। घुसपैठिया होता कौन है इस देश में आने वाला? एक मिनट की आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। होता कौन है घुसपैठिया? आपने पहले काट करके भारत के टुकड़े करके पहले पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, उसके बाद आप 1.5 करोड़ यहां पर आके हमारी छाती में मूंग डालेंगे। 1.5 करोड़ क्या, 1.5 घुसपैठिए भी बर्दाश्त नहीं है इस देश में। 1.5 घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है। 1.5 करोड़ तो बहुत बड़ी आबादी होती है, दुनिया के कई मुल्कों की 1.5 करोड़ आबादी नहीं है। और यूरोप आज देख रहा है, यूरोप में आज आपको दिख रहा है, वहां पे 10-10 लाख जो घुसपैठिए है ना, इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स है 10-10 लाख, उन्होंने यूरोप की नाक में दम कर रखा है। लंदन में क्या महिलाओं बच्चियों के साथ हो रहा है, लंदन में बच्चियों के साथ हो रहा है। गिनती के घुसपैठिए है वहां, गिनती के इमिग्रेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं सबको पता है। 1.5 करोड़ मत बोलिए पवन विजय, 1.5 करोड़ है पवन विजय, क्या फर्क पड़ता है? देखिए जो घुसपैठ अगर हम बहुत सब भाषा में कहें तो ये एक तरीके का नॉन मिलिट्री प्रोसेस है किसी भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का। नॉन मिलिट्री प्रोसेस है ये। अब आप युद्ध तो ऐसे छेड़ नहीं सकते हैं सीधे सीधे, तो ये एक नॉन मिलिट्री प्रोसेस है जो मानवता का और मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि जो बहुसांस्कृतिकवाद है, यानी कि जो विविधता और एकता और जो बहुत सौहार्द और संसाधन का मुखौटा ओढ़ करके आता है और किसी भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ता है। देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट हूं, इट इज अ कॉलोनियल प्रोसेस। ये कॉलोनियल प्रोसेस है, इसके जरिए कोई भी देश दूसरे देश में अपनी कॉलोनी बसा सकता है। अब वैचारिक और धार्मिक आधार पर अगर कोई संस्कृति किसी देश के प्रो होती है तो उस देश का दूसरे देश पर आधिपत्य करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इसके 3 जो आधार हैं, 3 आधार हैं। एक तो पहला है धर्म परिवर्तन के आधार पर, दूसरा है जो बेतहाशा बच्चे पैदा करते हैं, और तीसरा है जो अवैध इमिग्रेशन होता है। इन तीनों के आधार पर लोग दूसरी संस्कृति पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। और अगर एक बार संस्कृति कब्जा हो गई तो आपको मैं बता दूं कि जो असम है, असम का जो श्रीभूम है वो करीमगंज हो जाता है, फैजाबाद हो जाता है अयोध्या, और प्रयाग हो जाता है इलाहाबाद। तो ये जो है आपका एक तरीके से नॉन मिलिट्री एक्शन के थ्रू एक कॉलोनाइजेशन है, ये एक औपनिवेशीकरण है जो घुसपैठ है। औपनिवेशीकरण है, एक तरह से नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है एक तरह का, और भारत में ये हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर असम के 9 डिस्ट्रिक्ट 60 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आबादी इतनी बढ़ जाती है कि 70% 80% आबादी हो जाती है, उसके बाद वो असम का हिस्सा रहेगा या फिर वो किसी और देश का हिस्सा दिखेगा, ये तो आप तय कर लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया,
वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में चुन चुन कर बांग्लादेशियों को निकालने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चर्चा चल रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एहतशामुल हक जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था हम तो खिलाफ हैं। तो एहतशामुल जी थोड़ा सा आईना दिखाता हूं मैं आपको। और ये जो लोग कहते हैं ना, जब कभी घुसपैठियों की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। अभी एहतशामुल जी ने कहा ये हिंदू मुस्लिम कराते हिंदू, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की या कहीं के भी घुसपैठियों की बात करना हिंदू मुस्लिम कराना नहीं है। कैसे, मैं उसका एक बहुत आपको सटीक उदाहरण देता हूं और आपको ये भी समझ में आएगा। रुकिए एक मिनट, रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे फैक्ट्स जनता के बीच रखने से रोकेंगे नहीं आप। मुझे मालूम है ये फैक्ट्स आपके लिए कड़वे होते हैं, इसीलिए आप लोग चिल्लाते हैं, आप लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं है। तो एहतशामुल जी, एक जो है मालदा की पंचायत प्रधान लवली खातून का आपने नाम सुना है? ये लवली खातून जो है, ये लवली खातून है, ये बांग्लादेशी है और इसको तृणमूल कांग्रेस ने इसको पंचायत का चुनाव लड़ाया और मालदा की ये पंचायत प्रधान बन गई। डीएम ने इस पर एक्शन लिया कि भाई ये तो बांग्लादेशी है, पता चला। और इसकी शिकायत मालूम है किसने की थी? अब मैं आपको ये भी बताता हूं। इसकी शिकायत जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली रेहाना सुल्ताना ने की। तो लवली, बांग्लादेश की लवली की शिकायत रेहाना सुल्ताना ने की, वो भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम। तो ये मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये बांग्लादेशी और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। नहीं तो रेहाना सुल्तान भी मुस्लिम थी, कह देती अरे भाई ये तो मेरी जैसे मुस्लिम है, क्या जरूरत है। लेकिन रेहाना सुल्तान ने कहा कि भाई मालदा की पंचायत प्रधान टीएमसी ने एक बांग्लादेशी को कैसे बना दिया, और उसको लेकर फिर डीएम ने एक्शन लिया। फिर आलो रानी बांग्लादेश, एक और जो आलो रानी जो है बांग्लादेश की जो है वहां की मतदाता है, और इसमें जो है विधानसभा चुनाव में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने इसको टिकट दिया था और हाई कोर्ट ने कहा यह बांग्लादेशी है। तो सर इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतना प्यार मत रखिए बांग्लादेशियों से कि उनके आधार कार्ड बनवाएं, उनके जो है वोटर कार्ड बनवाएं, फिर उनको टिकट दे दें और फिर क्या ये तो कोई खतरा ही नहीं, बीजेपी तो ऐसी चिल्लाती रहती है। बोलिए एहतशामुल जी, बोलिए। देखिए, मैं इसके एकदम बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर किसी तरह का कि विदेशी लोग अगर हमारे देश में डूबते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। लेकिन आपने जो 2 नाम लिए, एक मालदा के और एक आपने यहाँ का नाम लिए हैं, तो वो देखिए 1971 के बाद बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश से प्लान कर करके हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में आए, जो मोतुआ के नाम से फेमस है। आप देखेंगे उनको बहुत सारे, उनमें सारे बहुत सारे आज देखिएंगे कि आप केंद्रीय मंत्री जो है वो भी समझिए वो बीजेपी के, वो लोग भी मथुआ समाज से आते हैं और वो भी बांग्लादेश से हैं। ये मथुआ है 71 के बाद सर, ये मथुआ समाज के हैं, ये मथुआ समाज के, क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे, अरे तो मथुआ समाज सर सुनिए सर, तो फिर मथुआ समाज का आपने जिक्र क्यों किया? नहीं, मथुआ समाज का नहीं, मथुआ समाज का जिक्र आपने क्यों किया? इन बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आप मथुआ की बात क्यों करने लगे? समाज का जिक्र हम इसलिए किया कि बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ हैं उसमें 25 से 20 एमएलए भी हैं यहाँ। आप देखेंगे उन्होंने चुन कर रखे। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना 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 मेरी बात सुनिए। ये मथुआ समाज के लोग अगर भारत में आए हैं तो इसलिए आए हैं क्योंकि बंटवारे के समय गांधी जी ने और बंटवारे के समय पंडित नेहरू ने इनसे वादा किया था कि तुमको कोई भी तकलीफ होगी तो तुम्हारे लिए हम खड़े हैं, तुम भारत आओगे हम तुम्हें नागरिकता देंगे। ये लवली, ये जो लवली है, इसको गांधी जी ने इस लवली को नहीं कहा था, मथुआ समाज के लिए कहा था। तो मत इनका पक्ष लीजिए इस तरह से। मथुआ समाज और इनका कंपैरिजन करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है और घुसपैठियों को संरक्षण देना है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर। आपने मथुआ समाज का मुद्दा कैसे उठाया? इसके ना आपने
आपने जब मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाया तो आपने मतुआ समाज का मुद्दा उठाया ही क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू भी तो आते हैं। ये मानसिकता खतरनाक है, ये मानसिकता खतरनाक है। आरपी सिंह जी बोलिए ना, अब ये मानसिकता खतरनाक है, ये मानसिकता खतरनाक है तशावल जी। कल को आप कहेंगे और इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर नितिन जैन और एहतशामुल जी की पार्टी सीए का विरोध करती है, इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर कि वहां से मुस्लिम भी आ सकता है, हिंदू क्यों आएगा अकेला, हिंदू क्यों आएगा, मुस्लिम भी आ सकता है। इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर आप सीए का विरोध करते हैं सर, इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर करते हैं। नहीं था, श्रीलंका के हिंदुओं को क्यों नहीं मिलता जिन पे उत्पीड़न हो रहा है तमिल हिंदुओं पे, उनके लिए सीए क्यों नहीं एक्सटेंड करा गया? विरोध प्राइमरी इस पे था और असम में विरोध नहीं जी, इसलिए नहीं था। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि ये जो पूरा का पूरा सीए है ये दरअसल सेकुलर नहीं है, और सेकुलर होने का मतलब है इसमें मुसलमानों को, ईसाई और सब लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर निखिल जैन जी आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? निखिल जैन जी इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? सीए को लेकर के, सीए का विरोध किस लिए था? इसलिए था कि तमिल हिंदुओं को लाओ। क्या बात कर रहे हैं निखिल जैन? सीए का विरोध इसलिए था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भी नागरिकता दो जो आते हैं वो भी प्रताड़ित है, ये कहा गया था। पाकिस्तान के मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं, उनको भी लाना चाहिए, ये कहा गया था। और ये कहना ही डेमोग्राफी भारत की बदलने की साजिश है, ये कहना ही। अब रुकिए, मैं इनकी कलई खोलता हूँ, रुकिए, मैं इनकी कलई खोलता हूँ, रुकिए एक मिनट, मैं इनकी एक मिनट आवाज बंद, मैं इनकी कलई खोलता हूँ। देखिए जो मानसिकता है ना, ये आज की नहीं है। मैं आपको एक नाम बताता हूं, ऐतिहासिक तथ्य देता हूं, सुनिएगा निखिल जैन। मोइनुल हक चौधरी का नाम आपने सुना? किसी ने नहीं सुना होगा, शायद सुना होगा तो भूल गए होंगे। ये मोइनुल हक चौधरी कौन है? ये जिन्ना की पार्टी का यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिन्ना की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये कौन था? जिन्ना का पर्सनल सेक्रेटरी था। और इसने पाकिस्तान की मांग करी, और जब बंटवारा हो गया तो असम में बस गया, असम में घुसपैठिए लाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? 1970 में इंदिरा जी ने जिन्ना का ये जो पर्सनल सेक्रेटरी था इसको वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया हिंदुस्तान का। तो ये जो मानसिकता है ना, कि ये जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, और तुष्टीकरण का एक और उदाहरण सुनेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार आने से पहले असम के अंदर, असम विधानसभा में हर शुक्रवार को 3 घंटे की छुट्टी होती थी, इसलिए कि नमाज पढ़िए। लेकिन हनुमान जयंती पर क्यों नहीं होती थी छुट्टी 3 घंटे की? मंगलवार को 3 घंटे का ब्रेक क्यों नहीं दिया जाता था कि जाओ भाई हनुमान जी को याद कर लो? लेकिन विधानसभा में 3 घंटे की छुट्टी होती थी कि भैया आप नमाज। तो ये जो कीड़ा काटा हुआ है ना इन लोगों को, ये जो कीड़ा काटा हुआ है तुष्टीकरण का, ये इस हद तक कीड़ा काटा हुआ है, इसलिए सीए का विरोध करते हैं और इसलिए जो है ये जो है घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। आरपी सिंह जी, मुझे छोटी सी बात निखिल जैन के ध्यान में लानी है। जब शहीन बाग हो रहा था उस समय सलमान खुर्शीद साहब वहां क्या करने गए थे? और शहीन बाग किस लिए हो रहा था? सीए के विरोध में हो रहा था, और ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को तमिल हिंदुओं के लिए, तमिल हिंदुओं को लाए, इसलिए वो शाहीन बाग गए थे, तमिल हिंदुओं को भी लाए। सलमान खुर्शीद साहब जो कि बाटला हाउस के बाद सोनिया गांधी से मिलने गए थे, जब सोनिया गांधी के आंखों से आंसू निकल रहे थे, वही सलमान खुर्शीद साहब हैं जिनकी भतीजी कहती है कि हमें हमें वोट जहाद करना है। तो दिखता है किस प्रकार का सारा मामला। अशोक की मूल बात यह है कि ये इनके लिए घुसपैठिए वोट बैंक है, और सिर्फ घुसपैठिए नहीं, ये घुसपैठियों को आगे रखकर ये मुसलमानों को भी निशाना बनाते हैं। देखो हम मुसलमानों के पक्ष में हैं, हम घुसपैठियों के पक्ष में हैं। अरे भैया घुसपैठिए किसी के सगे नहीं है। देश में रहने वाला भारतीय है, मुसलमान है, हिंदू है, सब ठीक है, परंतु घुसपैठिए वहां पे हुजी बनाएंगे। हुजी मतलब जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक कहाँ होगा इसके बारे में आप समझ सकते हैं, और कहाँ से फंडिंग होती है ये भी आप समझ सकते हैं।
जी चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई अगर सरकार ये सिर्फ वादे कर रही है, सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है सरकार पर दबाव डाले कि घुसपैठियों को निकालें। उनके साथ हम खड़े हैं, लेकिन घुसपैठियों को बचाने के लिए कोई अगर उल्टे सीधे तर्क देगा ना, तो उसका डंके की चोट पर विरोध होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाए ना, मुद्दा बनाए कि घुसपैठियों को निकालेंगे। किसने रोका है? बनाइए मुद्दा, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे आपको अच्छी तरह से मालूम है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।